तो हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसको पूरी चैप्टर को आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे, पूरी खत्म भी करेंगे। तो इस चैप्टर को आपको पूरा देखना होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरा चैप्टर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले एक चैप्टर और 2 चैप्टर का वीडियो आ चुका है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में बना हुआ है, यूट्यूब पर खोलिएगा, उसमें प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखिएगा। और दोनों चैप्टर का लाइव भी हो चुका है। इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम एमसीक्यू का लाइव करेंगे। इस चैप्टर से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लाइव करते हैं। तो 1 और 2 चैप्टर का लाइव हो चुका है। तो हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज और फिर इसका लाइव करेंगे। तो लाइव कब करेंगे उसको हम आपको मैसेज कर देंगे एक बार। तो देखते हैं आज इस चैप्टर को पूरी विस्तार से, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, किसके बारे में पढ़ना है। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है, हम अपने आसपास कई वस्तुएं देखते हैं। लोहे के दरवाजा, तांबे की तार, एल्युमिनियम की तार, बर्तन, ये सभी क्या है? धातु है। हमारे आसपास के जितने भी अगर देखा जाए तो हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं होते हैं या तो धातु से बने होते हैं या फिर अधातु से बने होते हैं। पहले दरवाजा लोहा का बना हुआ है, तार कॉपर का बना हुआ है, बर्तन एल्युमिनियम का बना हुआ है। सभी क्या है? सब धातु हैं। और ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, गंधक मतलब सल्फर, कार्बन, ये सभी क्या है? अधातु है। इसको से आप साफ शब्दों में याद रखिए कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं वे धातुएं या धातु से ही बने हुए हैं। चलते हैं आगे। तो अभी देखते हैं हम धातु की परिभाषा के बारे में। धातु का परिभाषा क्या होगा? तो धातु की परिभाषा साफ शब्दों में अगर याद रखें तो ऐसे वस्तु जो चमकदार होता हो, ताप एवं उष्मा, ताप को उष्मा बोलते हैं, ताप या उष्मा, एवं विद्युत का अच्छा चालक करता हो, अच्छा चालक हो, पीटने पर चादर के रूप में फैल सकता हो, खींचने पर तार के रूप में खींचा जा सकता हो। मतलब साफ शब्दों में याद रखिए कि वैसे वस्तु जो चमकदार हो, उष्मा एवं विद्युत का चालक करता हो, उष्मा मतलब ताप ही सेम दिया हुआ है, वही चीज है, अलग नहीं है। पीटने पर चादर के रूप में फैल सकता हो, खींचने पर तार बन सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। ये सोना है, तांबा है, कॉपर है, गोल्ड है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, धातु का परिभाषा क्या होगा? वैसे वस्तु जो चमकदार हो, उसमें एवं विद्युत का चालक हो, पीटने पर चादर के रूप में फैल सकता हो, खींचने पर तार के रूप में आ सकता हो। तो देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है धातु के अपवाद। इससे हम क्या पता? धातु के गुण बता दिए अभी हम कि जो चमकदार हो, है ना, जो चमकदार हो और ताप एवं उष्मा का सुचालक हो, विद्युत का सुचालक हो, पीटने पर चादर के रूप में बन सकता हो, तार बन सकता हो खींचने पर। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे कुछ धातुएं हैं कि जो ये सब गुण उसमें फिट ही नहीं करता। धातु तो है लेकिन ये सब गुण ही नहीं है उसके पास। जैसे पारा एक द्रव के रूप में है, पारा है तो धातु, लेकिन इसके पास धातु वाला गुण नहीं है। या फिर सोडियम, सोडियम भी धातु है लेकिन इसके पास धातु वाला बिल्कुल गुण नहीं है ना। तो जैसे अपवाद में है 1 2, जैसे 3 हम दे दिए हैं यहाँ पर। तो पारा, पारा द्रव के रूप में रहता है, धातु है लेकिन कैसा रहता है? द्रव के रूप में। लेकिन इसको रहना कैसा चाहिए? ठोस के रूप में। क्या है कि धातु का जो गुण है कैसा है? ठोस है ना। लेकिन द्रव के रूप में है। दूसरा सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम ये बहुत नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसको हम पानी में से अभिक्रिया कराते हैं, पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है इसको। ये बहुत ही नरम धातु है। सोडियम पोटेशियम का धातु है लेकिन बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम धातु है। ये अपवाद में याद रखिएगा 1 2। सीसा भी धातु ही है, जो बहुत ही कम तन्य है। धातु का गुण क्या कहता है कि धातु बहुत तनेगा, उसको तान सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, है ना। तो धातु में कुछ अपवाद है, पारा, सोडियम पोटेशियम, सीसा। अब देखते हैं अगला, धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण देख रहे हैं। भौतिक गुण क्या क्या है? तो भौतिक गुण मतलब जो हमको दिखता है, जो हमें दिख रहा है ना। तो धातु में पहला चमकदार होते हैं। पहला चमक धातु का होता है, चमकदार होता है। दूसरा चालकता, तो धातु का होती है ताप या उष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक होता है।
चालक होता है ना। मतलब अगर करंट इसमें आ जाएगा, गर्म करने पर गर्म भी हो जाएगा, है ना। तीसरा, अधात वर्धिन्यता, मतलब पीटने पर क्या हो जाएगा, चादर के रूप में फैल सकता है। एक गुण है तन्यता, मतलब इसे तार बनाया जा सकता है तान करके, है ना। देखिए यहाँ पर एक है ध्वन्यात्मक, इसका मतलब होता है कि इसको टकराने पर, इसको पीटने पर उससे आवाज निकलेगा। ये 5 गुण आप इंपोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। धातु जो भौतिक गुण है 5, कौन कौन है, चमक, चालकता, अधातु वरीयता, तन्यता, ध्वन्यात्मक। मतलब चमक मतलब क्या है, धातु चमकदार होती है। चालकता मतलब ताप एवं विद्युत का चालक करता हो, इसका मतलब क्या है, पीटने पर चादर बनती है। तन्यता का मतलब क्या है, तार बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो टकराने पर आवाज करती है, मतलब पीटने पर आवाज करती है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं धातु के रासायनिक गुण। क्या है, तो रासायनिक गुण, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं रासायनिक गुण, जैसे धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मिल रहा है, क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है। जैसे Mg धातु है, O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बना रहा है ना। तो इसको याद रखिएगा कि जब धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड या फिर धातु ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, कुछ नहीं भी करती है। जैसे यहाँ सोडियम देखिए, सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लास्ट करता है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक है। देखिए यहाँ एन मतलब सोडियम क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, NOH, और इसको निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि कुछ धातुएं जल से भी अभिक्रिया करते हैं और उससे बाहर क्या आता है, तो हाइड्रोजन गैस आता है। अगला, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पहले उसको देखते हैं पहले। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, जैसे Zn, जस्ता। धातु है HCl, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, ZnCl2, और बाहर का निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या बताएं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और बाहर का निकालेगा हाइड्रोजन गैस। तो तीनों आप जो रासायनिक गुण हो गया अम्ल का, तो इसको अब याद रखिएगा, ये रासायनिक गुण है। तो आपको एग्जाम पूछता है कभी कभी कि धातु की परिभाषा एवं रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण का वर्णन कीजिए। या कभी कभी देता है कि धातु में धातु की रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखे या भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखे। तो अभी हम आगे धातु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाइए, यहाँ तक क्लियर हो जाइए आप कि भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण भी हो गया। अब चलते हैं आगे। धातु का उपयोग, धातु का उपयोग कहाँ का है, जैसे लोहा धातु, लोहा धातु है कि नहीं, लोहा धातु है, तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कई मशीनों बनाने में, पुल पुलिया बनाने में। तांबा, तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं हम, बहुत सारे उपयोग है, लेकिन दिया हुआ है विद्युत तार, लिख दिए हुए यहाँ पर। तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो तार बनाने में, है ना। जैसे एल्युमिनियम, ये भी क्या है, धातु है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो बर्तन बनाने में, है ना। तो धातु का उपयोग, लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मशीन में, पुल में, और भी कई सारी चीजें हैं। तांबे का उपयोग कहाँ करते हैं, तार में, विद्युत तार में। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, इसको इसको भी तार में प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे। अब जानते हैं धातु की परिभाषा, नॉन मेटल्स, इसका परिभाषा जानते हैं अभी। धातु वे तत्व है जो चमकदार नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं और भंगुर होते हैं। मतलब इसको में क्या है कि धातु के जस्ट अपोजिट जाइए आप। वो चमकदार होते हैं धातु, और धातु क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। वो सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, मतलब इसमें करंट नहीं आएगा। ये भंगुर होते हैं, मतलब आपको कोई तनाव उनाएगा नहीं। तो इसको परिभाषा आप साफ शब्दों में याद रख सकते हैं। वैसे वस्तु जो न तो चमकदार हो, न ही सुचालक हो, और न ही का हो, धातु अधीनता हो, मतलब भंगुर होता हो, आप साफ याद रखिए। तो चमकदार नहीं होता है, सुचालक भी नहीं होता है, और ये भंगुर होता है। कुचालक मतलब जिसमें करंट ना आया हो। जैसे देखिए यहाँ पर जिससे लिखा हुआ है सल्फर, हिंदी बोलते हैं गंधक। ग्रेफाइड जानते हैं, ग्रेफाइड आप लोग, ऑक्सीजन, इसे भी क्या है, धातु है।
तो धातु क्या है? धातु का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। यह चमकदार नहीं होता है, यह कुचालक होता है, यह भंगुर होता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसका अपवाद क्या क्या है। जैसे अपवाद में ग्रेफाइड और एक आयोडीन, दो ऐसा अधातु है जो है तो अधातु, लेकिन इसके पास अधातु वाला गुण नहीं है। जैसे ग्रेफाइड जो है, इसको क्या होना चाहिए? विद्युत का कुचालक होना चाहिए। मतलब ये जब अधातु है तो इसमें अधातु का गुण बोलता है कि ये अधातु कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या इसमें करंट आता है ना? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ना? तो यहाँ पर हो गया ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। मतलब ग्रेफाइट में जब हम करंट देते हैं तो उसमें करंट आता है तो अधातु, लेकिन उसके बाद धातु वाला गुण नहीं है। दूसरा आयोडीन, आयोडीन भी क्या है? आयोडीन भी एक ऐसा धातु है जिसके पास धातु वाला गुण बिल्कुल नहीं है ना? तो अपवाद में दो ही याद रखिएगा इसका, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो अधातु है लेकिन इसके पास धातु वाला गुण नहीं है। देखते हैं अगला। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या है? तो पहला, यह चमक नहीं होती है, मतलब चमकदार नहीं होता है अधातु। दूसरा, कुचालक होता है। तीसरा, भंगुर हो जाते हैं, मतलब इस पर अगर अगर इसको पीटे, हम इसको अगर फैलाएं तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा ये, है ना? इसको में क्या होता है? धातु में क्या होता है? अधिकांश गैस और ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, या ठोस अवस्था होता है ना? जैसे तुमको देख लो यहाँ सल्फर, सल्फर क्या है तो ठोस अवस्था में ही। या फिर कार्बन, ग्रेफाइड, है ना? इसको में अधिकांश गैस से शामिल किया गया धातु में। तो इसको आप अपोजिट अपोजिट याद रखिएगा धातु का। अधातु चमकदार नहीं होते हैं, ये कुचालक होते हैं, मतलब इसको करंट ना आता हो, लेकिन अपवाद में दो बताए अभी हम, भंगुर होते हैं, है ना? देखते हैं अगला। अब देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण। अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मतलब क्या बनाएगा? अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जब एस सल्फर O2 साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? SO2 बना रहा है, मतलब सल्फर ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए सी कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना? इसको भी याद रखिएगा। दूसरा का है, दूसरा गुण इसका है जल के साथ अभिक्रिया। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अधिकांश धातु है तो अधातु तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, इसे आप कंफर्म रहिए, क्योंकि मतलब अधिकांश अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अधातु, अधातु बोल रहे हैं, अधातु अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? अधातु अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करते तो हैं, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। जिससे देखिए यहाँ पर, अम्ल और धातु जब अभिक्रिया कर रहा है, क्षार धातु अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें से कोई गैस नहीं निकलेगा, है ना? तो इसमें साफ लिखिएगा कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया धातु जब करता है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? यहाँ पर देख लीजिए क्या बना रहा है ना? और धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और अम्ल क्षार साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं करेगा। अगला, अब देखते हैं धातु का उपयोग। अधातु का उपयोग देख रहे हैं, तो उपयोग कहाँ कहाँ? जैसे ऑक्सीजन का है, अधातु है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? सांस लेने में, श्वसन में। दूसरा, नाइट्रोजन अधातु है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक में। तीसरा, कार्बन अधातु है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो ईंधन के रूप में, है ना? देखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो अधातुओं का भी उपयोग हो गया। आगे चलते हैं अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ये तो चल चुका है, पहला चैप्टर में हो चुका है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसको हम कुछ अलग देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है? हटा देता है। तो उसमें भी हम सही बताए थे कि अधिक वाला क्या करता है? कम वाला हटा देता है। जैसे यहाँ देखिए Fe CuSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना दिया? FeSO4, सी को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। देखिए यहाँ कारण क्या मतलब बोल रहा है कि जब वो जो अधिक क्रियाशील धातु जो है, जब उसमें शामिल होते हैं तो कम क्रियाशील वाला क्या करता है? हटा देता है। जैसे यहाँ पर देखिए धातु लोहा, लोहा का किल, जब नीला घोल में मतलब किसमें? CuSO4 में जब किया तो क्या हो गया?
तांबा जो है कॉपर को बाहर कर दिया, और जो लोहा जो है इसके साथ क्या कर दिया, अब क्रिया कर दिया यहाँ पर, लेकिन तांबा को क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर तांबा को जो है से बाहर कर रहा है ना। मतलब इसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को बाहर कर देता है, हटा देता है। इसे Fe लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, अब क्रिया कर रहा है। यहाँ क्या बना रहा है, Fe बना दिया और बाहर किसको कर दिया, Cu को, कॉपर को क्या कर रहा है, बाहर कर दिया। जैसे मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे लोहा का डाला CSO4 में तो क्या कर दिया, ये कॉपर को जो है से अलग कर दिया अभिक्रिया करके, है ना। तो इसको आप साफ याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में ये याद रखिएगा कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को बाहर कर देता है, हटा देता है। अगला, अब देखते हैं कि धातु क्रियाशीलता, धातु की श्रेणी क्या क्या है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कौन सा है, पोटेशियम। दूसरा सोडियम। तीसरा कैल्शियम। चौथा मैग्नीशियम। पांचवा एल्युमिनियम। छठा जिंक। लोहा। कॉपर। चांदी। सोना, है ना। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना, गोल्ड, है ना। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है ना। सबसे कम कौन सी है, तो सोना, गोल्ड, है ना। इसको बस स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अयस्क। अयस्क के बारे में जानते हैं, अयस्क क्या होता है। तो अयस्क वह खनिज है जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं, जैसे बॉक्साइड, इसको से हम क्या प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम। अयस्क का है, अयस्क वह खनिज है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो धातु। जिससे हमें धातु प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए खनन दृश्य, मतलब यहाँ से खदान है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉक्साइट को निकाल रहा है। बॉक्साइट से क्या बनेंगे, एल्युमिनियम बनेंगे। तो वह खनिज जिसे हमें धातु प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क, है ना। इसे बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। चलते हैं आगे। जैसे भर्जन, अब जानते हैं भर्जन क्या है। तो भर्जन क्या है देखते हैं, अयस्क को गर्म करके उसमें मौजूद जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, और धातु निकालने से पहले अयस्क को साफ और तैयार करना क्या कहलाता है, तो भर्जन कहलाता है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, अयस्क को गर्म करके उसमें मौजूद जल और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, और धातु निकालने से पहले अयस्क को साफ और तैयार करना क्या कहलाता है, तो भर्जन कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ देख ले हम चूना बनाने के लिए, तो चूना बनाने के लिए क्या करते हैं, जब CH3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, CO बाहर निकलता है, CO2 उससे से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है ना। देखिए यहाँ पर इसको जब गर्म कर रहे हैं तो सी देखो यहाँ पर निकल रहा है ना। तो भर्जन का मतलब साफ याद रखिएगा कि अयस्क को गर्म करके उसमें मौजूद जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना तथा धातु निकालने से पहले अयस्क को साफ और तैयार करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। आगे देखते हैं निस्तापन। तो निस्तापन क्या है, तो भर्जन के बाद ये प्रक्रिया है, भर्जन के बाद पहले अयस्क आया, उसके बाद भर्जन आया, फिर उसके बाद निस्तापन आ रहा है। तो भर्जन क्या बोलता है, भर्जन के बाद निस्तापन क्या बोल रहा है, भर्जन के बाद धातु को कच्चे धातु में बदलना, भर्जन के बाद धातु को कच्चे धातु में बदलना, और कार्बन या CO का उपयोग करके ऑक्साइड से धातु निकालना क्या कहलाता है, तो निस्तापन कहलाता है। मतलब साफ याद रखिए कि भर्जन के बाद जो धातु कच्चे धातु में बदल जाता है, उसके बाद कार्बन या CO का उपयोग करके ऑक्साइड से हम धातु जब निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं, है ना। इसके प्यार पूरा यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, निस्तापन क्या है, तो भर्जन के बाद इसका जो प्रक्रिया होता है भर्जन के बाद होता है। जैसे हम पहले अयस्क आया, अयस्क में क्या किए, वहाँ से बॉक्साइड लाए हैं, बॉक्साइड से क्या हमको मिलता है, धातु मिलता है, जैसे एल्युमिनियम बनता है उससे, उसको पहले भर्जन में ले गए। फिर भर्जन के बाद निस्तापन होता है, निस्तापन में क्या होता है, भर्जन के बाद धातु को कच्चे धातु में बदलते हैं, उसके बाद कार्बन या CO का उपयोग करके ऑक्साइड से धातु बनाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला धातुओं का निष्कर्षण। इसका निष्कासन का जो प्रक्रिया है 3 भागों में बटा हुआ है। पहले क्या आता है, अयस्क का सौंदर्यीकरण, फिर भर्जन या निस्तापन होता है, उसके बाद अपचयन होता है, उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, उसके बाद क्या होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसका निष्कासन पूछा है कभी कभी कि धातुओं के निष्कासन का क्रम बताइए। तो पहले क्या होता है, तो अयस्क का सौंदर्यीकरण, सांद्रीकरण होता है, उसके बाद
भर्जन या फिर निष्ठापन करेंगे, फिर उसके बाद अपचयन करेंगे, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। जैसे अभी बताया हम कि अयस्क में क्या है? वो खनिज है जिसके से हमको धातु प्राप्त होता है। जैसे हम बताया अभी बॉक्साइट से क्या प्राप्त हो रहा था? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्राप्त करने की प्रक्रियाएं क्या क्या है? पहले हम क्या करेंगे, जो अयस्क प्राप्त होगा बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है? अयस्क है। उसको हम पहले सांद्रीकरण करेंगे, उसके बाद उसके भर्जन निष्ठापन में जाएगा, उसके बाद अपचयन की प्रक्रिया पूरा करेगा, उसके बाद हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होगा, है ना। देखिए डायग्राम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये भट्ठी है। आगे चलते हैं। संचारण। संचारण हम लोग एक पार्ट में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन अभी दिया हुआ इसमें भी है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। संचारण। संचारण क्या है? धातु का धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है? धातुओं का धीरे धीरे खराब होना संचारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये जंग लग गया, है ना। तो धातुओं का धीरे धीरे खराब होना संचारण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। जंग लगने की शर्तें क्या क्या है? तो जंग कब लगता है? जब धातु खुले ऑक्सीजन में, उससे नमी और संपर्क, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो जब तक ऑक्सीजन और नमी दोनों नहीं रहेगा तब तक जंग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन केवल मिल गया और नमी नहीं मिल रहा है तो जंग लग जाएगा, नहीं लगेगा। या फिर नमी मिल रहा है ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जंग लगने का शर्त है ऑक्सीजन और नमी मतलब जल, उसको दोनों मिलना चाहिए। जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा? धातु है, जंग लग जाएगी धातुओं में, है ना। आगे चलते हैं। अब संक्षारण से आखिर सवाल उठता है कि संक्षारण से बचाव कैसे किया जाए। ये सब हो चुका है पहला चैप्टर में, लेकिन इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो पहले संक्षारण का बचाव कई तरीकों से कर सकते हैं। पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, गैल्वेनाइजेशन करके, मिश्र धातु बनाकर। अच्छा, आप लोग का एक पॉइंट बनता है इसमें दिया हुआ है, मिश्र धातु क्या है ना। तो इसको आगे पढ़ते हैं, अभी हम लोग इसका अलग से स्लाइड बनाए हुए हैं। तो संक्षारण का बचाव आप लोग याद रखिएगा, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा करके, गैल्वेनाइजेशन करके, मिश्र धातु बना करके, है ना। आगे चलते हैं। मिश्र धातु क्या है, इसको ये लोग को देख लेते हैं हम लोग, मिश्र धातु को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, इससे बाहर एग्जाम नहीं पूछने वाला है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही एग्जाम को दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बस एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि धातु एवं अधातु का, धातु और अधातु में अंतर लिखे हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर या फिर भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो ये दोनों हो चुका है, गुणधर्म बता दिए, गुण बता दिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसी को आप याद रखिएगा। तो मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाते हैं, उसका मिश्रण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। मतलब साफ याद रखिए कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाएंगे, आपस में मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्र धातु प्राप्त होता है ना। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों बनाते हैं हम? तो इसका उद्देश्य है धातुओं को मजबूत बनाना, संक्षारण को रोकना मतलब जंग लगने देना, फिर विशेष गुण देना, अलग प्रकार के ढांचा तैयार कर देना। जैसे बड़ा जो पीतल जो होता है कैसे बनता है? ये कॉपर से बनता है, कॉपर मिलाते हैं उसमें जिंक मिलाते हैं, तब का बनता है जाकर के पीतल बनता है, ब्रास बनता है ना। तो कॉपर क्या है? धातु है। जिंक भी क्या है? धातु है। मतलब जब दो धातु में मिल रही है कॉपर और जिंक, का बना रहा है ब्रास मतलब पीतल। यहाँ पे देखिए स्टील कैसे बनता है, जैसे लोहा और कार्बन जब मिलता है का बनाता है, फिर यहाँ पर स्टील बना रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? परिभाषाएं पढ़े, समीकरण पढ़े, क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े, संक्षारण पढ़े, भौतिक और रासायनिक गुण पढ़े, उपयोग पढ़े। तो अभी जो मेन टॉपिक है, एक दो तीन चार पाँच छः, अब छः कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है तीन पार्ट से। अगर तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछता है तीन पार्ट से तो वही आते हैं, जहाँ हम जो बोले इंपॉर्टेंट सवाल वही है, धातु एवं धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण वाला। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 6 चैप्टर के लाइव में। तो आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा कब लाइव होने वाला है। और इसी चैनल पर सोशल साइंस का भी क्लास आने वाला है, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी का। तो आप इस पर अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।